वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, कुछ प्रश्न आपको मैं पूछने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि पिछले जो दो लेक्चर हमारे हुए हैं उससे आपने कुछ सीखा होगा। एक प्रश्न है, मुझे बताएंगे कि कार्टोग्राफी क्या होता है। व्हाट इज कार्टोग्राफी? ठीक है, देखो कार्टोग्राफी क्या होता है। मैप मेकिंग आर्ट, मैप को बनाने की कला। एक दूसरा प्रश्न ले लीजिए, 13th सेंचुरी के उस स्कॉलर का नाम बताओ, उस विद्वान का नाम बताएं जिसने हरियाणा, दिल्ली और गंगा और यमुना के बीच के भागों के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया। क्या आपको पता उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिन्हाज उस सिराज। चलिए अगला प्रश्न ले लीजिए, 16th सेंचुरी की शुरुआत में किस व्यक्ति ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल यहां की ज्योग्राफी, यहां की फौना और यहां की कल्चर के लिए इस्तेमाल किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? बाबर। एक प्रश्न और ले लीजिए कि वो मैप कौन सा था, किस व्यक्ति ने वो मैप बनाया था जिसमें भारत को उल्टा दिखाया गया था, नीचे के हिस्से ऊपर, ऊपर वाले नीचे। इस मैप को बनाने वाले का नाम क्या था? इसका आंसर क्या रहने वाला है? अल इदरिसी। एक अरब वो था, अरब ज्योग्राफर। ठीक है, अब चलते हमारे आज के लेक्चर की तरफ। और हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें आपको एक प्रश्न दिया था मैंने। प्रश्न ये था कि भाई 13th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में इनमें से कागज महंगा कौन से में था? तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? इसका सीधा उत्तर होगा 13th सेंचुरी में कागज ज्यादा महंगा था, कागज ज्यादा एक्सपेंसिव था, कागज इतना वाइडली इस्तेमाल में नहीं आया करता। क्योंकि तभी तो इस व्यक्ति ने क्या किया था कि एक विद्वान ने जब इसको अपनी कोई और बुक की कॉपी चाहिए थी, इसने पुरानी वाली को साफ कर दिया और उस पे जो है नया मैटर लिख दिया। अगर कागज उस समय इतना वाइडली इस्तेमाल में होता तो इसको जो पेपर बड़े आराम से मिल जाता। लेकिन इसी के जो है 1 सेंचुरी बाद कागज इतना कॉमन हो चुका है कि मान लिया कि आप मार्केट से खाना लेके आते हैं तो आपको जो है कागज में लपेट कर खाना मिल सकता है। तो कितना वाइडली इस्तेमाल में हो रहा है। तो सीधा उत्तर है कि 13th सेंचुरी में कागज ज्यादा महंगा था। चलो बात करते हैं, अब 14th सेंचुरी का जमाना आ चुका था। कागज जो है लगातार इस्तेमाल हो रहा है। अब कागज का वाइडली इस्तेमाल स्टार्ट हो चुका था। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, chronicles of rulers, letters and teachings of saint, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes. अब कागज का इस्तेमाल लोग किस में करते थे? होली टेक्स्ट, पवित्र ग्रंथों की रचना करने में, उसको लिखने में। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्या आप बच्चे इस शब्द से परिचित हैं, जानते हैं इस शब्द को? मैंने बिल्कुल आपके लेक्चर फर्स्ट में इसको बताया था कि क्रॉनिकल क्या होता है। याद करो, मैंने आपको यहां पर कुछ साल लिख के दिखाए थे, कुछ वर्ष लिख के दिखाए थे, कुछ ईयर और कुछ एग्जाम्पल दिया था। कुछ याद आया? देखो, इसका मतलब होता है कि जब आप घटनाओं को, जब आप इंसिडेंट को उनके होने के हिसाब से लगाते हैं कि कौन सी घटना पहले हुई, उसको रख दिया पहले, फिर उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इसको बोलते क्रॉनिकल। ठीक है, तो अब जो है लोग राजाओं के इस प्रकार के उनके इतिहास को लिखने में कागज का इस्तेमाल करते थे, पत्र लिखने में, संत महात्माओं के कुछ शिक्षाओं को लिखने में, पेटिशन से याचिकाओं को लिखने में, जुडिशियल रिकॉर्ड से उनको उसमें नोट करने के लिए, और साथ में अकाउंट और टैक्स वगैरह, इस प्रकार की जो बातें थी, इन सब को लिखने के लिए अब कागज का इस्तेमाल करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। हालांकि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जिनको बोलते हैं आप पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि। यहां पर पांडु का अर्थ होता हाथ, हाथ, हाथ से लिखी गई। ऐसा नहीं कि कागज का भी जमाना आ चुका है तो ये वाला हिस्सा गायब हो चुका है।
इनको भी लिखा करते, कुछ लकड़ी के ऊपर लिख दिया, उसके अलावा पाम ट्री के पत्ते पे लिख दिया। लेकिन ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा था, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करते थे? कुछ अमीर व्यक्ति, राजा, मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को आप कहते हैं जहां पर मठ कहते हैं, जहां पर बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के सन्यासी जहां पर रहते हैं, उनके रहने के स्थानों को बोलते हैं मठ, मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्री और मंदिर इस प्रकार जो है धार्मिक ग्रंथों को लिखने के लिए, कुछ राजाओं के द्वारा, कुछ अमीर व्यक्तियों के द्वारा कुछ लिखवाने के लिए आज उस समय भी मैन्युस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा था। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। इनको कहां रखा जाया करता? इनको रखा जाया करता पुस्तकालय में और साथ में आर्काइव्स में। अब देखो आर्काइव्स क्या होता है? ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे all national and state government have archives where they keep their old official records and transactions। तो आर्काइव क्या होता है? इसको आप हिंदी में कहते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार इसको आप कह सकते हैं, जहां पर आजकल भी सरकारें क्या करती हैं, सारी गवर्नमेंट, सभी स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा भारत सरकार क्या करती है, अपनी सारी जो पुरानी बातें हैं, पुराने रिकॉर्ड, उन सबको एक जगह पे जाके वो स्टोर कर लेते हैं, उसको बोलते हैं आर्काइव। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको भी यहां पर जो रखा जाया करता। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर आल्सो डिफिकल्ट टू यूज। हालांकि इनको पढ़ने से हमें उस जमाने के जो है इतिहास की जानकारी मिल सकती है, लेकिन इस जानकारी को जो है ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, उसमें कुछ समस्याएं हैं। इतिहासकारों को इनका यूज करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। क्या बता सकते हैं कि इतिहासकारों को इनका यूज करने में क्या दिक्कत आती होंगी? जब लिखी लिखाई बातें हैं तो फिर उसको ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? कहां दिक्कत आ रही है? चलो देखते हैं कि इनको दिक्कत कहां पे आती है। देखिए, There were no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand। उस जमाने में क्या था कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में नहीं थी, बल्कि अभी तो खैर पूरे वर्ल्ड में ही नहीं थी, उस जमाने में तो प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थी। इसलिए अगर उस जमाने में किसी व्यक्ति को कुछ लिखा हुआ उसकी कॉपी करनी है तो कॉपी कैसे करवाएगा? तो उसके लिए हुआ करते स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन होते थे? जिनकी लिखाई बड़ी सुंदर होती थी, जिनकी लिखाई बहुत सुंदर होती, इसको बोला करते स्क्राइब। इस स्क्राइब को आप हिंदी में कहते हैं मुंशी, इसको मुंशी कहते हैं। और इस स्क्राइब की लिखाई बड़ी अच्छी हुआ करती। जिसकी लिखाई अच्छी हो उसको आप क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, ठीक है, जिसकी लिखाई साफ हो। तो अगर उस जमाने में किसी व्यक्ति को किसी बुक या किसी जो है बुक नहीं बल्कि आप कहें मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी कॉपी लेनी है तो कॉपी कैसे लेगा? तो वो जाएगा स्क्राइब के पास, बोलेगा कि भाई तुम्हारी लिखाई बड़ी साफ है, तुम इस मैन्युस्क्रिप्ट की एक कॉपी मेरे लिए बना दो। इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपने कभी अपने दोस्त से एग्जाम में चीटिंग की है, उसके लिखे हुए को बिल्कुल ऐसे ही टेप दिया यूं देख देख के, तो आप समझते हो कि दूसरे की कॉपी करना मुश्किल काम भी होता है, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि वो जो लिख रहा है उसकी लिखाई पता नहीं कैसी है। अब उसके लिखे हुए को तुमने उतारना है तो समस्या रहती है कि उसके लिखे हुए को उतारना है, तो उसमें क्या पता उसके किन्हीं खास वर्ड को तुम जो समझ नहीं पाओ। और इतना समय होता ही कहां पेपर में सबके पास कि एक तो नकल भी करनी है और ऊपर से बढ़िया भी करनी है। बस ये होता है कि फटाफट जो है इसको लिख देते हैं, जो भी है देखी जाएगी। तो किसी किसी खास वर्ड को तुम कॉपी करते हैं, गलती कर सकते हो। तो अब समस्या ये है, ऐसी कॉपी तुमने इनसे करवानी है। तुम इनके पास गए, बोले कि भाई मेरे पास तो एक ये पेज है और तुम इसको लिख दो।
तुम्हारी लिखाई भी साफ है और तुम्हारा हाथ भी काफी तेज चलता है, लिख दो। पर दिक्कत क्या आने वाली है कि जब वो किसी कॉपी करता है तो कुछ खास वर्ड को आप समझ नहीं पाते का मतलब क्या है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। तो कई बार उसमें गैस करनी पड़ती है कि इसमें कुछ लिखा है, शायद ये होगा, तो हम शायद मान लेते कि ये होगा, छोड़ो, अपने हिसाब में लिख दिया और आगे बढ़ गए। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। इसलिए जब आप अपने दोस्त की कॉपी से कुछ कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं, तो कुछ इसमें गुंजाइश ऐसी रहती है कि शायद दोनों की बातों में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, और दोनों की बातों में थोड़ा सा अंतर भी भारी पड़ सकता है। अब देखो कैसे भारी पड़ सकता है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर। तो आप ये मानिए जिस तरह आपने दोस्त से कॉपी की, नकल की, मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी करना भी लगभग वैसा ही होता है। एज स्क्राइब्स copied manuscripts, they also introduce small changes, a word here, a sentence there। तो कई बार क्या होता है, जो उसको लिखने वाला होता है, तो जो उसको कॉपी करने वाला होता है वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से उसमें थोड़े बहुत चेंज कर देता है, हल्का हल्का। उसको लगता है कि इसमें मैं कुछ और ऐड कर दूं। उसने कोई बात देखी, समझ में आई, उसको लगा कि यार इसका मतलब ये है, तो एक काम करता हूं, इससे जुड़ी हुई एक बात और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं, कुछ नया मिल जाएगा। तो वे उसमें एकाध एकाध वर्ड और कई बार तो पूरी की पूरी लाइन उसके अंदर वो ऐड कर दिया करते। मान लिया कि एक व्यक्ति है, वो स्क्राइब्स है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस प्रकार जो है इसकी कॉपी कर रहा है, वो इस चीज की कॉपी करता है, मान के चलो। तो उसके दिमाग में आया कि उसने देखा कि ये पूरा ने पढ़ लिया, पूरा पैराग्राफ। अब उसके दिमाग में आया कि इस पैराग्राफ का अर्थ ये निकलता है कि कॉपी करने के दौरान जो है कुछ नई नई बातें ऐड हो सकती हैं। तो उसने इसमें कुछ बात ऐड कर दी अपने हिसाब से, ये थी ओरिजिनल। उसने क्या किया, उसने यहां पर कुछ बातों को ऐड कर दिया, आगे ऐड कर दिया, कहीं बीच में कहीं पर ऐड कर दिया। अब जब इसकी भी कोई और कॉपी करेगा, वो भी सेम कर देगा, एक दो बात को वो ऐड कर देगा। तो इस तरह करते 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 क्या होगा, जो असली चीज थी समझ में नहीं आएगा कि इनमें से असली कौन सी है। अब इस तरह की चीज मार्केट में आपको मिलेंगे 10-12 मिलेंगी सेम चीज की। आप मानो कि भगवत गीता है या रामायण, मान लो कि रामायण किसी के पास देख ली, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस थी, तो किसी के पास गया, बोला भाई ये रामायण है, मेरे इस दोस्त के पास थी और मेरे पास बस 7 दिन है, 7 दिन में तुमने क्या करना है, इस रामायण को इस प्रकार तुम्हें लिखना है और फिर मैं लेने के लिए आऊंगा। तो मैंने क्या किया, उसको जो है दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, आप इसको लिखिए। अब उसने उससे कुछ कॉपी कर दिया। जब वो कॉपी कर रहा है, उसको कुछ वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसने गैस करके उसका कुछ और लिख दिया कि शायद ये कहना चाह रहा होगा, तो उसने कुछ और लिख दिया। अब मेरे पास ही आ गई, अब कोई मुझसे मांग के ले गया, अब जो है वो किसी और पे लिखवाएगा कि भाई तुम लिख दो, तो दोनों की राइटिंग फिर अंतर आ गया, तो वो इसके अंदर कुछ और ऐड कर देगा। तो ऐसे ऐड करते करते ये समझ में नहीं आएगा कि इनमें से असली वाली कौन सी है, तो ये दिक्कत आती है। These small differences grew over continuums of copy, centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another। तो इस प्रकार क्या होता है, लगातार कई शताब्दियों तक जब इनकी कोई और कॉपी करता रहता है मैन्युस्क्रिप्ट की, तब तक जो है ये बात का बतंगड़ बन जाता है, समझ में नहीं आता कि इनमें से असली वाली कौन सी थी। और दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो इसलिए आज के समय क्या है कि असली वाली जो लिखी थी
वो पता नहीं चलता कि आज वो है कहां पर या है भी नहीं। तो आज के समय की मुख्य समस्या ये है कि हमें असली वाली का नहीं पता कि असली वाली बची भी है या नहीं बची है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। तो इसलिए इतिहासकारों को उन कॉपीज पे डिपेंड रहना पड़ता है जो बाद में कॉपी हुई है उसकी। एज ए रिजल्ट, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written। इसलिए क्या करना पड़ता है, इतिहासकारों को कई तरह की जो है मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता है अलग अलग जगहों से, कि भाई उसमें कंपेयर करना पड़ता है उसमें कि भाई असली वाली में क्या लिखा होगा, इसने ये चेंज किया है, यहां पर ये चेंज है, यहां पर उस बात का मतलब कुछ और निकाल दिया, तो शायद वो ये कहना चाह रहा होगा। तो हमें भी जो है कुछ गैस करके ढूंढना पड़ता कि असली वाली में क्या लिखा था। तो ये समस्या होती है जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आती। अगर प्रिंटिंग प्रेस होती फिर तो हम सेम कॉपी कर देते। आज तो आप किसी दुकान पे जाएंगे फोटोकॉपी करवाने के लिए, तो आप बोलेंगे भाई ये आपको फोटोकॉपी करना है, तो जो आप फोटोकॉपी करवाने वाले हैं उन दोनों में सेम मैटर मिलने वाला है, क्योंकि उसमें कोई गलती होने के चांस नहीं है। लेकिन जब कोई हाथ से लिखता है तो कई बार वो अपने हिसाब के उसके अंदर कुछ वर्ड भी ऐड कर सकता है। अब यहां पर देखिए ये कितना ध्यान लगाकर जो है कॉपी कर रहे हैं। ये कोई चीज थी, कोई किताब थी, उसकी कॉपी ये कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ए पेंटिंग ऑफ ए स्क्राइब मेकिंग कॉपी ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये जो व्यक्ति है एक मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी को तैयार कर रहे हैं। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर एंड बाई 7.1 सेंटीमीटर इन साइज। तो ये जो पेंटिंग है ये लगभग मानो कि 10.5 सेंटीमीटर लंबी है और करीब 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इतनी छोटी सी है। बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट इज कॉल्ड ए मिनिएचर। अब देखो इसको बोलते हैं लघु चित्र, मिनिएचर। मिनिएचर वो होते हैं जो बहुत छोटी छोटी पेंटिंग होती हैं। ये कई बार कहाँ मिला करती, जिस तरह आपकी बुक में नहीं मिलती हैं। अभी आपने आपकी जो बुक खोली हुई है उस बुक में एक इस प्रकार का एक फोटो आपको मिलेगा। अब ये जो फोटो है ये आपकी बुक में छोटा सा मिलेगा ये किताब के अंदर, तो आप इसको मान लें कि एक मिनिएचर है, और जो आप बुक आप पढ़ रहे हो वो है एक मैन्युस्क्रिप्ट। तो इस जब आप इस किताब को पढ़ते हो और बीच बीच में जब आपको इस प्रकार के कुछ सुंदर फोटो मिलते हैं तो आपका मन करता है कि इन फोटोज को एक बार रुकें, इसकी तरफ देखें इसमें क्या है। तो फोटोज की तरफ जो है ध्यान जाता है। मिनिएचर पेंटिंग्स वर समटाइम्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो कई बार क्या करते थे ये जो लिखने वाले हैं, किसी खास चीज को बताने के लिए चित्र बना दिया करते। दे वर सो ब्यूटीफुल दैट लेटर कलेक्टर्स ऑफन टुक द मैन्युस्क्रिप्ट्स अपार्ट एंड सोल्ड जस्ट द मिनिएचर्स। तो कई बार तो क्या हुआ, मान लिया कि ये किताब हमारे पास थी या फिर ये खुद इसको लिख रहे हैं, इन्होंने देखा कि यहां पर एक बहुत सुंदर फोटो बना हुआ है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने जो बाद में कॉपी करते थे वे उससे सिर्फ फोटो को निकाल लिया करते, सुंदर फोटो को, और उसको बेच भी दिया करते सिर्फ फोटो काट के, क्योंकि ये बहुत सुंदर हुआ करते। तो इसलिए जो है इन मिनिएचर्स की डिमांड भी हुआ करती, क्योंकि पुराने जमाने की अगर कोई आपको मिल जाए मैन्युस्क्रिप्ट और उसमें कोई फोटो हो तो उस फोटो की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि पुराने जमाने का फोटो है। तो इसलिए जो है कुछ लोग इनको बेच भी दिया करते हैं। तो ये होती मैन्युस्क्रिप्ट। एक इसी प्रकार की जो है लिखाई देखो आपके सामने है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंडराइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। अब समस्या ये थी कि जिस तरीके से आप लिखते हैं समय के साथ साथ किसी भाषा को, किसी लैंग्वेज को लिखने का तरीका होता चेंज। जो उस जमाने में लिखा करते शायद बाद में जो है आप किसी और तरीके से उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिखने का जो तरीका होता है, जैसे कि आप देखिए पर्शियन और अरबी भाषा में, तो यहां पर आप देखें कि दो तरीके इसको लिखा गया है। तो जब आप एक चीज को दो अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं तो उसको पढ़ने में दिक्कत भी आती है कि पता नहीं किस प्रकार से लिखा गया है या कोई और मैटर तो नहीं है। आप यहां पर देखिए एक तरीका है द नस्तलिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आप नस्तलिक स्टाइल। इज कर्सिव एंड इजी टू रीड। तो यहां पर अगर आप देखें
तो इसको थोड़ा पढ़ना आसान है, इसके मुकाबले आप देखेंगे थोड़ा पढ़ना इसको आसान रहता है। एंड द सिकस्त ऑन द राइट इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। इसका जो सिकस्त टाइप है, सिकस्त तरीके से लिखना, इसको बोलते हैं सिकस्त, और ये बोलते हैं नस्तलिक। तो जो नस्तलिक होता है, नस्तलिक तरीके से जो लिखा गया है उसको थोड़ा पढ़ना आसान है। और ये दिक्कत किसमें रहती है? फारसी भाषा में और अरबी भाषा में। कई बार उसको लिखते हैं वो नस्तलिक में और कई बार उसको लिखते हैं वो सिकस्त में, तो दोनों में लिखने में दिक्कत रहती है। लेकिन आप हिंदी में क्या करते हैं, जब आप हिंदी को लिखते हैं तो आपके सामने तरीका सेम ही रहता है। मान लिया कि हम इस चीज को हिंदी में लिखें, जैसे ये लिख दिया हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको आप चाहे कभी पढ़ लो, अगर सेम तरीके से आप इसको हिंदी में इस तरह लिखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी को, जिसमें लिखा मैंने देवनागरी में लिखा है, अगर इस देवनागरी को आप चेंज कर देते हैं और किसी और स्टाइल लिखते, कोई स्टाइल में, मान लिया कि कुछ समय के बाद जो ये शब्द हैं ये हिंदी को लिखने का तरीका हो गया चेंज, मान लीजिए अब वो है को इस प्रकार लिखते हैं, मान के चलो इस प्रकार, ठीक है, और दे को लिखते हैं ये, अब ये लिख दिया, तरीका हो गया चेंज। तो हिंदी है, ये है तो हिंदी पर नए तरीके से लिखा हुआ है। तो समस्या ये रहती है कि जब आप दो तरीकों से लिखते हैं, और कई बार क्या होता है कि बहुत, इसको आप यूं लिख दें, बहुत स्टाक है, हिंदी में लिखा हुआ, इसमें गैप नहीं है, तो इसको पढ़ना मुश्किल है। तो वो दिक्कत यहां पर आती है कि जब इन पर्शियन और अरेबिक को लिखा गया तो एक तरीका तो है नस्तलिक और एक स्टाइल आपका सिकस्त है, तो दोनों में अंतर है। एक तरीके में क्या है कि वो खुला खुला साफ साफ लिखते हैं, इसको पढ़ना आसान है, और आप यहां पर देखिए कितना वो जो है कितना डेंस में लिखा हुआ है। तो इसलिए जब आपको अलग अलग सोर्स मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें दिक्कत रहती है कि इस वाले में क्या लिखा है और इस वाले में क्या लिखा है। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। एक समस्या और भी रहती थी, कई बार जो ऑथर होते हैं, राइटर्स, वे क्या करते हैं, वे अपनी ही लिखी हुई बात को वो चेंज कर देते हैं समय के साथ। रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल से एट डिफरेंट टाइम्स। एग्जाम्पल ले लीजिए, द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल, जियाउद्दीन बर्नी wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। तो बर्नी ने क्या किया, अपना जो इतिहास लिखा, तो उसने पहली बार इतिहास लिखा इस समय, और दूसरा उसका वर्जन निकाला उसके 2 साल के बाद। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट historians did not know about the existence of the first version until the 1960s। समस्या ये थी कि दोनों वर्जन में, मान लिया कि उसने पहले ये वाली किताब छापी, लिख दी, ठीक है, इसमें उसने कुछ लिख दिया यहां पर, और इसने यहां पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर ये आगे बढ़ गया। अब दूसरी जब किताब लिखी, उसने दूसरा अपना वर्जन डाला, उसने दूसरे वर्जन में क्या किया, जो ये यहां पर जो लिखा हुआ है इसको कर दिया चेंज, इसको यूं कर दिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई वर्ड चेंज कर दिया सेकंड वाले में। अब दिक्कत यह थी कि दोनों में कुछ परिवर्तन है, दोनों में कुछ चेंज हुआ है, कुछ वर्ड्स को हटा दिया, कुछ और को डाल दिया। अब समस्या क्या रही, ये दोनों वर्जन थे, पर इतिहासकारों को 1960s के जमाने तक पहले वाले का पता नहीं था कि इससे पहले भी कुछ लिखा गया है। वे मानते थे कि जो यहां पर जिक्र है वो सही है, भाई जब तक उसके बराबर में कोई और नहीं मिलेगा हम तो इसी को सही मानेंगे ना कि ये सही है। लेकिन जब ये पहले वाला मिला, जो पहले वाला था, तब बात थोड़ी समस्या में आई कि यार यहां पर तो इसका मतलब ये है, यहां पर कुछ और है। तो पहले वाला जब मिला तब और दिक्कतें बढ़ी कि उस समय तो कुछ और होता था। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। ये जो पहले वाला जो वर्जन था, ये किसी पुस्तकालय में पता नहीं कहां पर दबा पड़ा था। जब इतिहासकार पढ़ते रहे पुरानी पुरानी बातें,
तब ये निकल के आया पहले वाला वर्जन। जब उसको चेक किया, मैच किया उसको, तो बहुत बातें सेम मिली और कई बातें इन दोनों में अलग अलग मिली, जबकि बुक तो सेम ही है, वर्जन तो सेम ही था, मतलब बुक सेम थी पर उसका वर्जन अलग आ गया था। ये फर्स्ट वर्जन है, ये सेकंड वर्जन है। इसी प्रकार दिक्कतें और जगह भी हैं। तो कई बार जो इतिहासकार थे वे अपनी बातों को ही चेंज कर दिया करते, रिवाइज कर दिया करते। मान लिया कि मैंने कोई चीज लिख दी, आज कोई आपको बता रहा हूं मैं, सपोज करो कि आज आपको मैं बता रहा हूं कि भाई इस समय भारत के पीएम जो हैं, या भारत के राष्ट्रपति मान लेते हैं, भारत के प्रेसिडेंट, हम वैसे मान लेते हैं कि भाई भारत के प्रेसिडेंट जो हैं रामनाथ कोविंद ने कुछ बातें किया, कहीं पर घूमने के लिए गए, किसी काम से किसी देश में गए, लिख दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, नए राष्ट्रपति का इलेक्शन हो चुका है। तो देखा मैंने कि जब नए राष्ट्रपति बन चुके हैं तो दूसरी बार जब मैंने अपनी बातें लिखी कुछ समय के बाद, तो मैंने क्या लिखा कि भाई भारत के राष्ट्रपति, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कहीं पर जो है इस प्रकार जो है घूमने किसी देश में गई हैं। अब एक तो मैंने वर्जन में लिख दिया कि भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कि वहां पर गई हैं, और पहले वाले में क्या लिख दिया कि रामनाथ कोविंद ने यह काम किया, और बाकी सारी बातें हैं सेम, ठीक है, बाकी सारी बातें सेम हैं, पर यहां पर मैंने कुछ चेंज कर दिया, कुछ रिवाइज कर दिया। तो समस्या यह रहती है कि कई बार आपको जो जानकारी है, जो सूचना है, वो सही नहीं मिलती और आपको आता समझ बाद में कि यार ये बात तो ठीक नहीं थी, ये बात तो गलत है। तो जब आप उस बात को रिवाइज करते हैं नई वाली बुक में, तो समस्या आती है कि पुरानी वाली में कुछ था, नई वाली में कुछ और है। तो इस कारण जो है जियाउद्दीन बर्नी का जो हमें इतिहास मिला, उस इतिहास के दो वर्जन हैं, दोनों वर्जन में कुछ अंतर मिला। पहले वाला जो है उसमें कुछ है और सेकंड वाले में कुछ और है। तो इसलिए बच्चों इतिहास को पढ़ने में कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन ये समस्या हमारी नहीं है, ना तो आपकी है ना मेरी है, ये समस्या है इतिहास को लिखने वालों की। हमें तो लिखाया बहुत बढ़िया मिला है, हमने तो ये पढ़ाना है और आपको ये पढ़ना है। तो वो तो काम छोड़ दो इतिहासकारों के ऊपर कि वो किस सरदर्दी के साथ उसको पढ़ते हैं, चेक कैसे करते हैं। उन्होंने इतनी मेहनत के बाद ये हमारा इतिहास रेडी किया है, अब हमने इसको ध्यान से पढ़ना है। हमने देख लिया कि इतिहास में समस्याएं क्या हैं और बेचारे इतिहासकारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें तो चुपचाप एनसीईआरटी की चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। देखो अब बात आती है कि इस चैप्टर को सही मायने आप ये मानिए कि अब तक आपने जो पढ़ा वो सारा क्या है, वो एक परिचय था सही मायने में कि इतिहास को पढ़ने में कहां दिक्कत आती है, हिस्ट्री में समस्या कहां पर, आपने देखा समस्या कहां पर थी। अब आप जो आपकी बुक का जो उद्देश्य है कि 700 से 1750 लगभग ये जो 1000 साल बनते हैं, इन 1000 वर्षों में क्या कुछ हुआ है, अब वो आपका यहां से आरंभ होता है। पर ऐसा नहीं कि पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हिस्ट्री में उसको, हिस्ट्री को पढ़ने में कहां कहां समस्याएं आती हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि शब्दों के अर्थ चेंज होते हैं, यहां तक कि लैंग्वेज, भाषाएं बदलती रहती हैं, कल्चर में परिवर्तन आता है, इतिहासकारों की जानकारी में परिवर्तन आता है, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इसका बैकग्राउंड था। अब स्टार्ट होता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, कि उस जमाने में नए नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप कौन से बने और कैसे बने, और इसके पीछे क्या कारण था, क्यों बनाए गए। देखो, द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period। बच्चों 700 से लेकर 1750 तक ये कोई छोटी बात नहीं है, लगभग 1000 साल बनते हैं। 1000 वर्ष के इतिहास को इतिहासकारों ने एक छोटी सी किताब में ढाल दिया। आपके सामने एक बुक है,
इतनी भारी भरकम नहीं है, उसमें कुछ ही पेज हैं, लेकिन उसमें 1000 साल का इतिहास है। इतनी सारी बातों को इतने छोटे से मैटर में डालना, और वो भी इतना ब्यूटीफुली कि पढ़ने का मजा भी रहे और कुछ मिस भी ना हो, सब कुछ पढ़ने में आ जाए। तो इसलिए क्या कि 1000 वर्षों के इतिहास में कई सारे चैलेंज थे इतिहासकारों के सामने, बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसको रेडी किया, हालांकि आसान काम नहीं था। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, लाइक द पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। इन 1000 वर्षों के दौरान बहुत कुछ परिवर्तन आया है, नई तकनीक आई है। जैसे कि आप देखते हैं सिंचाई में पर्सियन जो ये था आपका फारसी पहिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिंचाई करने में जो पहिया काम आता था उसको बोलते हैं बच्चे रहट, या आगे आप देखने वाले हैं। उसके अलावा द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, चरखा वगैरह, उसका आविष्कार हुआ। एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, लड़ाई में फायर आर्म्स, आग्नेय अस्त्र, आप ये देखने वाले हैं कि इस समय आग्नेय अस्त्रों का भी इस्तेमाल होने वाला है लड़ाई में। एक राजा है जिसकी मृत्यु इसी के द्वारा होने वाली है। क्या आपको पता है राजा कौन था? वो इस प्रकार के फायर आर्म्स को फेंक रहा था, एक महल के किले की दीवार पे वो टकराया, और टकरा के वहां नहीं फटा, वो सीधा इसके पास आके फट गया, और उसके फटने से उसकी मृत्यु हुई। बताओ वो राजा कौन है? ये काम आपका सोचने का, आप सोचेंगे कि वो राजा कौन है। तो इस समय कई सारे परिवर्तन हुए हैं। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, इस समय कुछ नया नया खाने पीने का सामान वो भी हमारे तक पहुंचा, जैसे कि आलू, उसके अलावा कॉर्न, चिली, चाय, कॉफी। ये वही समय है, इन्हीं 1000 वर्षों के दौरान भारत में इन सारे सामान की एंट्री होने वाली है। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, नई नई टेक्निक, फसलें came along with people who brought their other ideas with them as well। ये तकनीक उन व्यक्तियों के साथ आएंगी जो भारत में आए नए नए विचारों के साथ। जो व्यक्ति भारत में नए नए विचार लेके आए दूर दराज के देशों से, वही अपने साथ में इस प्रकार के इनोवेशंस, इस प्रकार के नए नए आइडियाज, नए आविष्कार को लेके आते हैं। एज ए रिजल्ट दिस was a period of economic, political, social and cultural changes। इसलिए इस समय को आप मान सकते हैं, ये जो 1000 वर्ष हैं, ये किस प्रकार का समय है? ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का समय है। यहाँ पर आपको इन सारे फील्ड में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ परिवर्तन आप देखने वाले हैं। You will learn about some of these changes in chapters 5, 6 and 7। जब आप चैप्टर 5, 6 और 7 पढ़ने वाले हैं, तब आप इस प्रकार के कुछ परिवर्तन को भी यहाँ पर जो है देखने वाले हैं कि कौन कौन से परिवर्तन इनके द्वारा इस समय हुए। और दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो 1000 वर्ष हैं, यहाँ पर आप देखने वाले हैं बहुत कुछ जो है उथल पुथल भी होता है, यहाँ से वहाँ लोग जाते हैं। मोबिलिटी क्या होता है? आना जाना, प्रस्थान इसको बोल सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप देखेंगे कि इस समय लोगों के पूरे झुंड, बड़ी संख्या में लोग जो हैं काम की तलाश में, अवसर की तलाश में दूर दराज की यात्राएं करेंगे। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्च्यून। आप यहां पर यह भी देखने वाले हैं, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत की इस देश में कोई कमी नहीं। उसी धन दौलत की चाह में कि कहीं पर जाएंगे वहां कुछ मिल जाएगा, खजाना मिल जाएगा, अच्छा काम करने को मिलेगा, तो इस तलाश में
लोग जो अपना भविष्य बनाने के लिए दूर दराज की यात्राएं करेंगे। फॉर्चून माने भाग्य, भविष्य, आपका जो किस्मत को आजमाने के लिए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। आप इस समय जिन व्यक्तियों को देखेंगे जिन्होंने अपने आप को जो है साबित किया, अपने आप को ये मानिए कि जिन्होंने इतना इंपोर्टेंट बना दिया, इतना महत्वपूर्ण है कि देश के कई भागों पर राज किया, ऐसे व्यक्तियों में एक है राजपूत, जो आप यहां पर देखने वाले हैं। ये राजपूत शब्द कहां से निकला? यह शब्द निकला राजपुत्र, राजा का पुत्र, द सन ऑफ ए रूलर। राजपूत का मतलब होता कि जो राजा का बेटा। बिटवीन द 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय का स्टेटस। आप देखने वाले हैं 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में ये जो राजपूत शब्द का इस्तेमाल होने वाला है, ये राजपूत कौन होंगे? ये योद्धाओं का एक समूह होगा, योद्धा होंगे, उनका एक ग्रुप है जो अपने आप को क्षत्रिय जाति का क्लेम करेंगे। ये बोलेंगे कि हम क्षत्रिय जाति के हैं। तो अपने आप को क्षत्रिय जाति का क्लेम करने वाले योद्धाओं का एक ग्रुप आप पढ़ने वाले हैं, जिसको राजपूत कहा गया। और राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये शुरुआत हम करेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। आप राजपूत पढ़ने वाले हैं, आप मराठाओं को पढ़ने वाले हैं, आप जाटों को पढ़ने वाले हैं, सिखों को पढ़ने वाले हैं, पर वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ठीक है। नमस्कार।